मार्च 2013 में मेडिकल टीमों को इंग्लैंड के सबसे खास इलाकों में से एक एस्कॉट बर्कशायर की एक भव्य हवेली में आपातकालीन स्थिति के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे देर से पहुंचे। आदमी पहले ही मर चुका था। मौत का कारण फांसी लगना। बस यहां मिला मृत व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। बोरिस बेरेजोव्स्की, जो 90 के दशक में रूस के सबसे ताकतवर व्यापारी थे, ने व्लादिमीर पुतिन को सत्ता में लाने में मदद की थी। आधिकारिक तौर पर उनकी मौत को अज्ञात कारणों के रूप में दर्ज किया गया था, पर सभी सच्चाई से वाकिफ थे। बेरेजोव्स्की ने वह सबसे बड़ी भूल की जो एक रूसी व्यापारी कर सकता है। उसने पुतिन को चुनौती दी थी। रोमन अब्रामोविच, पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक, यह सब प्रत्यक्ष देख रहा था। लेकिन रोमन को अंदाजा नहीं था कि वर्षों बाद वह उसी आदमी का निशाना बन जाएगा जिसे उसने बनाने में मदद की थी। केवल एक ही व्यक्ति उसे जहर देने का आदेश दे सकता था, वह जिसे वह पिता जैसा मानता था। रोमन अब्रामोविच का जन्म अक्टूबर 1966 में सोवियत संघ में हुआ था। उसकी जिंदगी की शुरुआत दुखद रही। जब वह 1 साल का था, उसकी मां इरिना खून के संक्रमण से मर गई थी। 2 साल बाद जब वह 3 साल का था, उसके पिता आरोन की भी मौत हो गई, जिन्हें काम पर एक क्रेन ने कुचल दिया था। रोमन 4 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए और अपने रिश्तेदारों के साथ रूस के बर्फीले उत्तर में रहने लगे। यह कठिन बचपन एक अनोखी शख्सियत को गढ़ गया, एक जन्मजात सर्वाइवर की। वह व्यक्ति जिसने सीख लिया कि जीवन में सफल होने के लिए नियमों को तोड़ना पड़ता है। 16 साल की उम्र में रोमन ने स्कूल छोड़कर पुराने टायर बेचना शुरू कर दिया। अनिवार्य सैन्य सेवा के दौरान उसे अपनी असली पहचान मिली। वह चोरी का पेट्रोल सेना की अन्य यूनिटों को बेचता था। सोवियत संघ में, जहां निजी व्यापार प्रतिबंधित था, रोमन को कानूनी अनुमतियों की परवाह नहीं थी। सोवियत सरकार द्वारा निजी व्यापार की अनुमति देने पर रोमन ने इस अवसर का लाभ उठाया। उनका पहला व्यवसाय प्लास्टिक के खिलौने और रबर के बतख बनाने वाली कंपनी थी। सोवियत संघ में रबर के बतख बनाना विलासिता मानी जाती थी, फिर भी यह व्यवसाय काफी मुनाफेदार था। लेकिन रोमन ने जल्दी ही समझ लिया कि वह अपनी जिंदगी खिलौने बेचते हुए नहीं बिताएगा। सन 1992 में 25 साल की उम्र में उसने एक ऐसा दांव खेला जिसने सब कुछ बदल दिया। रोमन ने नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक पूरी ट्रेन चुरा ली, जिसमें 55 डिब्बे ईंधन से भरे हुए थे। उसने खुद ट्रेन को रोका और ड्राइवर को गंतव्य बदलने का आदेश दिया। चोरी की कीमत बहुत बड़ी थी, लगभग 4 मिलियन रूबल, और अपेक्षानुसार उसे इसके लिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, मामला तब बंद कर दिया गया जब कंपनी को रहस्यमय तरीके से मुआवजा मिल गया। और इसी के साथ रोमन ने एक अहम सबक सीखा। नई रूस में कानून से जुड़े मसले पैसे से हल किए जा सकते हैं, अगर आपके पास काफी पैसा हो। और अब मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, यह छोटी सी चाल तो बस शुरुआत थी। रोमन की जिंदगी में असली बदलाव एक आदमी के जरिए आने वाला था, बोरिस बेरेजोव्स्की, जो 90 के दशक में रूस का सबसे ताकतवर व्यापारी था। तुम्हें अंदाजा हो, उसके पास राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन पर सीधा प्रभाव था। रोमन से 1995 के आसपास मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। बेरेजोव्स्की के जरिए रोमन उस जगह पहुंच गया जिसे वे लोग बड़ों की मेज कहते थे, वो जगह जहां अरबपति बनाए जाते थे और सरकारी कंपनियां सत्ता के दोस्तों को बेची जाती थी। नई फायदेमंद स्थिति में उसने एक ऐसा व्यवसाय शुरू किया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक योजना जिसे शेयरों के बदले ऋण कहा जाता है। यह ऐसे काम करता है, रूसी सरकार के पास पैसे नहीं थे और उसे तुरंत ऋण की जरूरत थी। इसके बदले में उसने देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों के शेयरों को गारंटी के तौर पर पेश किया। ये नीलामियां फर्जी थीं और इन्हें इस तरह से आयोजित किया गया था कि सरकार कभी भी पैसे वापस न कर सके। इस तरह
व्यापारी बहुत ही कम कीमत पर कंपनियों के मालिक बन जाते थे। बेरेजोव्स्की और रोमन ने एक योजना का प्रयोग कर तेल की दिग्गज कंपनी सिबनेफ्ट को हड़प लिया। यह चाल एक साथ शानदार और गंदी थी। एक मंत्री ने $137 मिलियन का सार्वजनिक धन एक विशेष बैंक में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसने तुरंत वह पैसा रोमन को उधार दे दिया। वे सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर सार्वजनिक कंपनियों को लूट रहे थे। नकली नीलामी में रोमन और बेरेजोव्स्की ने सिबनेफ्ट के लिए केवल $100 मिलियन प्रत्येक चुकाए, लेकिन उस समय कंपनी की कीमत कम से कम $2.7 अरब थी। साल 2000 में सिबनेफ्ट की सालाना कमाई $3 अरब हो गई थी। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि रोमन इस सब से बच निकले। इस ऐतिहासिक चोरी के गंभीर परिणाम हुए और जल्द ही कोई न्याय करने की कोशिश करेगा। सिबनेफ्ट की खरीद रहस्यों से घिरी हुई थी, खासकर संदिग्ध मौतों से। इवान लिट्सकेविच, एक रिफाइनरी के निदेशक जिन्होंने इस सौदे का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, कंपनी की स्थापना से 2 दिन पहले नदी में डूबे हुए मृत पाए गए। यह मामला अनसुलझा रहा। जब रूस के मुख्य अभियोजक ने सिबनेफ्ट की चोरी की जांच शुरू की तो प्रतिक्रिया बेहद क्रूर थी। किसी ने अभियोजक का एक निजी वीडियो प्रेस में लीक कर दिया। उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया गया और जांच बस धूल में मिल गई। रोमन और बेरेजोव्स्की ने साबित किया कि वे कानून से ऊपर है, और यह तो बस शुरुआत थी। तेल कंपनी पर नियंत्रण पाने के बाद रोमन ने एल्यूमिनियम, एक और खतरनाक क्षेत्र की ओर रुख किया। और सुनो, जो मैं अब बताऊंगा वह तेल की चोरी को बच्चों का खेल बना देगा। रूस में एल्यूमिनियम की जंग एक पूरी तरह से हिंसक दौर था। रोमन ने उस दौर को संक्षेप में बखूबी बयां किया। हर 3 दिन में किसी न किसी की हत्या कर दी जाती थी। ऐसा था क्योंकि एल्यूमिनियम फैक्ट्रियों के नियंत्रण हेतु सुपारी किलिंग, ब्लैकमेलिंग और प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच खुली जंग थी। इस जंग में करीब 100 अधिकारी, व्यापारी और पत्रकार मारे गए थे। हिंसा वास्तविक और लक्षित थी। व्यापार में बाधा डालने वाले को निशाना बनाया जाता था। परंतु रोमन की एक भिन्न रणनीति थी। उसने प्रतिद्वंद्वियों को मारने के बजाय एक मौका देखा। क्यों न सभी कंपनियों को एक साथ मिला दिया जाए और इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए। उसने एक बड़ी संकटग्रस्त फैक्ट्री खरीदी और उससे अपनी शानदार चाल की नींव बनाया। और यहीं पर एक अहम बात सामने आती है। रोमन ने एक प्रभावशाली व्यक्ति के राजनीतिक प्रभाव का उपयोग अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को शांति समझौते के लिए राजी करने हेतु किया। और आप जानना चाहते हैं कि यह प्रभाव किसका था? एक ऐसे आदमी का जो रूस का सबसे ताकतवर इंसान बनता जा रहा था, व्लादिमीर पुतिन। जब व्लादिमीर पुतिन 1999 में सत्ता में आए तो रूस में सब कुछ बदल गया। रोमन के लिए यह एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसे पिता और बेटे जैसा बताया गया। रोमन ने सरकार में बदलाव के दौरान न केवल खुद को बचाया बल्कि उस बदलाव को लाने में भी योगदान दिया। वह पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने पुतिन को राष्ट्रपति येल्त्सिन के उत्तराधिकारी के रूप में सुझाया था। रोमन ने पुतिन की पहली सरकार बनाने में भी मदद की थी। 2000 में रोमन और उनके प्रतिद्वंद्वी डेरिपास्का ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया। उन्होंने अपनी कंपनियों को मिलाकर रुसाल बनाई, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है। साथ ही उन्होंने एल्यूमिनियम की रक्तरंजित लड़ाइयों का अंत किया। रोमन केवल 33 वर्ष के होकर तेल और एल्यूमिनियम के साम्राज्य पर नियंत्रण कर चुके थे, लेकिन उनकी खास स्थिति का सबसे बड़ा सबूत 2005 में आया। रोमन ने सिबनेफ्ट में अपनी हिस्सेदारी वापस सरकार को बेच दी। कीमत $13 अरब। इसकी तुलना अन्य धनी कारोबारियों के साथ घटी घटनाओं से करें। मिखाइल खोदोरकोव्स्की, जो तब रूस के सबसे धनी व्यक्ति थे, ने पुतिन को राजनीतिक रूप से चुनौती देने के कारण सब कुछ खो दिया और 10 साल की जेल काटी। रोमन, जो हमेशा वफादार रहे, उन्हें इनाम दिया गया। उन्होंने 100 मिलियन के निवेश को 13 बिलियन के भुगतान में बदल दिया, जिससे खुद सरकार ने मंजूरी दी थी। पर पुतिन के पास अपने दत्तक पुत्र के लिए और भी प्लान थे।
2000 में रोमन चुकोटका के गवर्नर बने, जो रूस के सबसे गरीब और सुदूर उत्तर में स्थित क्षेत्रों में से एक है। एक अरबपति का इतनी दूर और गरीब जगह पर जाना कई लोगों को अजीब लगा। इस सवाल का उत्तर चौंकाने वाला खुलासा करता है। पुतिन और उनके वफादार कारोबारियों के बीच रिश्ता कैसे काम करता है? यह पद स्वयं पुतिन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी थी। रोमन ने अपनी खुद की दौलत का इस्तेमाल करके सरकार की समस्या को हल कर अपनी वफादारी साबित की। रोमन ने अपनी जेब से $2.5 अरब से भी ज्यादा निवेश किए, स्कूल, अस्पताल बनाए, राजधानी का नवीनीकरण किया और स्थानीय वेतन को 3 गुना कर दिया। 2008 में पद छोड़ने के बाद उन्हें क्षेत्रीय संसद के लिए 97% वोटों से चुना गया। लेकिन रोमन का दुनिया में मशहूर होने का सबसे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट 2003 में चेल्सी फुटबॉल क्लब की खरीद थी। उन्होंने करोड़ों पाउंड निवेश किए, जिससे टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल हो गई। रोमन अपनी विलासिता के लिए भी प्रसिद्ध हुए। लंदन में महल विशाल याच, जिनमें सैन्य रक्षा प्रणाली लगी हुई थी, और एक कला संग्रह जिसकी कीमत लगभग $1 अरब थी। लंदन जाना एक रणनीति का हिस्सा था। अपने पैसे की सुरक्षा करना, पश्चिम में सम्मान पाना और रूस के बाहर राजनीतिक संबंध बनाना। रोमन ने इसके साथ एक दोहरी पहचान बना ली। मॉस्को में पुतिन के भरोसेमंद आदमी और लंदन में एक सम्मानित व्यवसायी। 20 साल तक यह रणनीति पूरी तरह से काम करती रही, लेकिन 2022 में एक घटना ने दिखा दिया कि एक ही समय में 2 अलग अलग दुनियाओं का हिस्सा बनना असंभव है। फरवरी 2022, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले ने रोमन द्वारा सावधानीपूर्वक निर्मित ये 7 सीमरी की ओर की नेतृत्व दुनिया को तबाह कर दिया। लगभग 1 महीने तक उसने देखा कि अन्य रूसी व्यवसायियों ने अपनी नौकाएं और हवेलियां खो दी। हर सप्ताह वह सोचता था कि उसका नाम प्रतिबंधों की सूची में आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रोमन ने जल्दी ही अपना पक्ष चुन लिया। यूक्रेनी अधिकारियों ने उनसे शांति वार्ता में मध्यस्थता करने हेतु संपर्क किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से निवेदन किया कि रोमन पर प्रतिबंध न लगाया जाए, क्योंकि वह वार्ता में सहायता कर सकते हैं। लेकिन पुतिन की नजरों में इस मध्यस्थता को विश्वासघात के रूप में देखा गया। रोमन स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, संभवतः अपनी बचत के लिए विदेश में। 3 मार्च 2022 की रात को रोमन की स्थिति काफी खतरनाक हो गई थी। कीव में एक वार्ता बैठक के बाद रोमन और कम से कम 2 यूक्रेनी वार्ताकार गंभीर रूप से बीमार हो गए। लक्षण डरावने थे। आंखें लाल हो गईं, त्वचा छिलने लगी और कुछ देर के लिए दृष्टि भी चली गई। रोमन लंबे समय तक अंधा रहा। इलाज के लिए उसे तुर्की ले जाया गया और वह ठीक हो गया। रासायनिक हथियारों के विशेषज्ञों ने कहा कि ये लक्षण रूसी सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए रासायनिक एजेंटों से झाड़ देने जैसे थे। कम मात्रा से यह संकेत मिलता था कि यह एक चेतावनी थी, मारने की कोशिश नहीं। संदेश साफ था, अकेले काम करना बंद करो। जहर देने की घटना के 1 सप्ताह से भी कम समय बाद ब्रिटेन ने रोम पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई, यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके साथ व्यापार करना वर्जित कर दिया गया। इसका असर तुरंत हुआ। चेल्सी पूरी तरह से ठप हो गया। वो टिकट, उत्पाद या खिलाड़ियों को साइन नहीं कर सकते थे। रोमन को वो क्लब बेचना पड़ा जो उनके पास 19 साल से था। यह बिक्री 2.5 बिलियन पाउंड में की गई थी, परंतु ये थे सर्वत्र जास्त त्रासदायक गोष्ट है। वह पैसा आज तक यूनाइटेड किंगडम में फंसा हुआ है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह पैसा सिर्फ यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। रोमन चाहते हैं कि पैसा युद्ध के सभी पीड़ितों, जिनमें रूसी भी शामिल हैं, की सहायता करे। आक्रमण से कुछ दिन पहले रोमन ने जल्दी से $4 अरब अपने 7 बच्चों को ट्रांसफर कर दिए, ताकि अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बचा सके। प्रतिबंधों ने प्रमाणित किया
कि पश्चिम में खरीदी गई उनकी प्रतिष्ठा बेहद कमजोर थी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति बदलते ही सब कुछ गायब हो गया। आज रोमन अब्रामोविच इस्तांबुल और तेल अवीव के बीच रहते हैं, जो शहर रूसी व्यापारियों के लिए शरणस्थल बन गए हैं। उसकी दौलत काफी घट गई है और ज्यादातर हिस्सा फ्रीज हो गया है। वह अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए कोर्ट में लड़ रहा है। कीव में विषाक्त हमला एक क्रूर याद दिलाता है कि सत्ता के साथ उसका पुराना रिश्ता अब उसे नहीं बचा सकता। और अब रोमन खुद को एक सुनहरी जेल में पाता है। उसकी कहानी पुतिन के रूस की एक दुखद सच्चाई को उजागर करती है। दौलत कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, यह एक विशेषाधिकार है जिसे कभी भी छीना जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या रोमन अब्रामोविच के पास अभी भी अपना साम्राज्य वापस पाने और पुतिन की कृपा में लौटने का कोई मौका है? या आपको लगता है कि पिता और बेटे के बीच यह जुदाई हमेशा के लिए है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको सत्ता, विश्वासघात और अरबों डॉलर की इस पागल कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।